साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार में आज सबकी नज़र है आज के दिन पे, क्योंकि आज के दिन बिहार में अंतिम चरण का चुनाव जारी है और जहां तक मैंने अपने अगल बगल देखा है, चुनाव बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज निर्णायक मतदान चल रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद आज बिहार में पुनः 122 सीटों पे चुनाव जारी है, जो कि 20 जिलों में चल रही है और एक तरफ एनडीए अपनी जीत के लिए पूरी जान झोंक चुकी है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने भी पूरी ताकत लगा दी है। बिहार विधानसभा में दोस्तों कुल 243 सीट है, सब जानते होंगे। प्रथम चरण के चुनाव में 121 सीटों पर चुनाव हो चुके थे, वहीं द्वितीय चरण के चुनाव में आज 123 सीटों पर चुनाव चल रहा है। बिहार के 20 जिलों, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, औरंगाबाद और अन्य जिले शामिल हैं। साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बिहार के इस अंतिम चरण के चुनाव के बारे में, आने वाले जो संभावित रिजल्ट है उसके बारे में। और दोस्तों अंत तक जरूर बना रहिएगा, क्योंकि बीच में ही मैं आपको एक 10 जिलों की कुछ सूची बताऊंगा जहां पर बहुत अच्छी लड़ाई है, बहुत ज़्यादा रोचक चुनाव चल रहा है। और इस चुनाव में चाहे वो पहला फेज रहा हो चाहे दूसरा फेज हो, दोनों फेज के चुनाव में महिलाएं और जो युवा वर्ग है वो बहुत ही उत्साहित है वोटिंग करने के लिए। इस बार के मुद्दे जाति से उठ करके अलग है और इलेक्शन कमीशन की माने तो 2,55,00,000 मतदाता इस फेज में अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथियों, अब बात करते हैं मुद्दे की, इस फेज के सबसे बड़े टकराव की, जहां की एक तरफ एनडीए गठबंधन है, यानी भाजपा जदयू के साथ अन्य छोटी पार्टियां हैं, वो अपनी पूरी जान झोंक चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और अन्य छोटे दल मिलकर के एक महागठबंधन बनाए हुए हैं और अपनी पूरी जान यहाँ पे झोंक दी है इस चुनाव में। क्योंकि जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। आज के वोटिंग के बाद जो कुछ भी ईवीएम में बंद होगा, जिसकी भी किस्मत बंद होगी, अगर यहाँ पर कुछ जो मुझे लगता है, जो कुछ अन्य विशेषज्ञों को लगता है, अगर वैसा कुछ हुआ तो फिर यहाँ का चुनाव दिल्ली तय करेगा। भाजपा और जदयू ने इस बार लगभग बराबरी का सीट बंटवारा हुआ है। नीतीश कुमार पहले चरण के चुनाव से ही अपने साइलेंट मोड में आ गए। पटना में सबने देखा कि मोदी जी के रोड शो में नीतीश जी को महत्व न दे करके लल्लन सिंह को महत्व दिया गया। लल्लन सिंह फ्रंट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि भी दिख रहा है भाजपा की ओर से। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव लगातार इस चुनाव में बदलाव की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं और उनके सभाओं में बहुत भीड़ लग रही है। अब देखना है ये भीड़ कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ने वाली 2022 की भीड़ बनकर रह जाती है, या वे भीड़ वोट में भी तब्दील होकर के बिहार में बदलाव लाती है। जैसा कि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर देखा है कि यहाँ पर इस बार चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, पलायन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हो रहा है। यहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा ध्यान दे रहे हैं इस बार वोटर। ये 4 मुद्दे लगभग हर किसी के भाषण में रहे हैं। महिलाओं का वोट की बात करें तो महिलाएं इस बार गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि प्रथम फेज में बहुत भयानक, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, बहुत बढ़िया मतदान हुआ, वोट परसेंटेज अच्छा रहा। अगर इस बार भी वोट परसेंटेज अच्छा रहता है, जैसा कि सुबह सुबह में जब निकला था, लगभग 7:30, 8, साढ़े 8 बजे तक मैं घूमा हूँ 1-1.5 घंटा बूथों पे, अपने अगल बगल के बूथों पर। मैंने देखा है कि भीड़ बहुत अच्छी खासी थी। अगर इस फेज में भी चुनाव पहले फेज की तरह जाता है वोटिंग परसेंटेज, तो निश्चित ही बदलाव की उम्मीद लगाई जा सकती है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम आज चर्चा करेंगे 10 हॉट सीटों पे, जहां पे लड़ाई बहुत दिलचस्प है, मुकाबला बहुत अच्छा है। जिसमें पहला है गया टाउन की सीट, जहां पर बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई आमने सामने की है। यहाँ पर दलित और युवा वोटर
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही दूसरा है मधुबनी, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। तीसरा कटिहार, जो मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहाँ पर AIMIM और RJD आमने सामने हैं। यहाँ मुस्लिम वोट जाते हैं, देखना है मुस्लिम वोट किस तरफ जाते हैं और किसकी सरकार बनाने की काम करते हैं। साथ ही चौथा है भागलपुर। भागलपुर एक शहरी इलाका है, वहाँ भी BJP और RJD आमने सामने हैं और देखना है कि भागलपुर के सीट में जो कि भाजपा को पसंद आती है, भागलपुर मतलब शहरी इलाका जो कि भाजपा का इलाका माना जाता है, देखता है वहाँ पर व्यापारी वर्ग किधर जाते हैं। लेकिन ये भी सीट एक बहुत अच्छे सीट है जहाँ पर लड़ाई बड़े अच्छे से हो रही है RJD और BJP के बीच में। साथ ही पाँचवा है औरंगाबाद, जहाँ पर RJD और JDU ही आमने सामने हो गए हैं और NDA के समीकरण में NDA की लड़ाई को वो खुद ही उजागर कर रहे हैं। दोस्तों छठवां है पूर्णिया, जहाँ पर जनसुराज और RJD आमने सामने हैं। देखना है PK की राजनीति कितनी चल पाती है, PK का गणित कितना चलता है। वहाँ पर बहुत सी सरकारें उन्होंने बनवाई है और अपने लिए क्या कर पाते हैं वो 14 तारीख को पता चल जाएगा। सातवां है दोस्तों किशनगंज, यह भी एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, जहाँ के मुसलमान तय करेंगे कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे और यहाँ पर लड़ाई वही AIMIM और RJD के बीच है। साथ ही आठवां है सुपौल, जहाँ पर कांग्रेस और JDU आमने सामने है। नौवां है नवादा, जहाँ पर BJP और RJD की टक्कर है और नवादा एक ऐसी सीट है जहाँ पर यादव और ब्राह्मण वोट बहुत मायने रखते हैं। बिना इन दोनों के वोट से, जैसे अगर मैं बात करूं, BJP अगर यादव वोट लेती है, ब्राह्मण का अच्छा खासा वोट लेने के बाद यादव में के वोट में सेंध मारती है, तब जो विजयी होगी। और वही स्थिति RJD के साथ भी है कि अगर RJD यादव वोट के साथ साथ BJP को मिलने वाले वोट, जिसे BJP का कोर वोट बताने जाने लगा है, ब्राह्मण वोट, अगर उसमें सेंध मारती है तो वहाँ पर विजय RJD की होगी। साथ ही 10वां और अंतिम है सीतामढ़ी की सीट, जहाँ पर BJP और RJD की लड़ाई आमने सामने की है। तो ये 10 सीटें हैं दोस्तों, जहाँ पर हर पार्टी ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। भाजपा ने अपने कई बड़े बड़े नेताओं की रैलियाँ इन इलाकों में करवाई थी, वहीं RJD भी ने पूरी जान लगाई थी और इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों ने प्रचार वहाँ किया और गांव-गांव पंचायत तक पहुँचने की कोशिश की। आखिर आज के दिन यानी 11 नवंबर के बाद 14 तारीख को गिनती होनी है। क्या हो सकता है बिहार की तस्वीर, क्या देख सकते हैं विश्लेषकों की अगर माने तो यहाँ पर 3 मुख्य संभावनाएं बन रही हैं। चौथी एक संभावना है जो मुझे लगता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले जो 3 संभावनाएं लग रही हैं उसमें से पहला है NDA अपने दम पर सरकार बना ले, जिसमें कि बड़ा खींचातानी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरा है कि महागठबंधन युवाओं और महिलाओं को अपने साथ लेकर के सत्ता में पहुंचे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है और पलायन रोकने की बात की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, देखते हैं क्या होता है। और तीसरा है दोस्तों, अगर दोनों में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हो सकता है कि हम LJP और जनसुराज जैसी पार्टियां कुछ खेल कर जाए, किंग मेकर साबित हो। वहीं चौथी और लास्ट संभावना जो मुझे लगती है, जो कुछ लोगों को और लगते हैं कि चाचा भतीजा का पुनर्मिलन हो जाए, यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में आकर के फिर से एक बार गठबंधन करें और सरकार बनाएं। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को बिहार की जनता ने किसको चुना है, क्या यहाँ भंग होता है या फिर किसी को पूर्ण बहुमत मिलता है। इसके अनुसार ही आगे की रणनीति तमाम पार्टियां तय करेंगी। देश का भविष्य तय होगा, बिहार का भविष्य तय होगा। दोस्तों आज बिहार में लोकतंत्र का असली इम्तिहान हो रहा है, जहाँ एक एक वोट तय करेगा बिहार की दिशा और दशा के बारे में। साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपने इस वीडियो में जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें थी उसको मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, कृपया इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।